हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बैक न्यू टॉपिक्स वांट ऑफ फैक्टर। वांट ऑफ फैक्टर के लिए सबसे पहले इसके डिफिनेशन को समझना होगा। इसके बाद इस पे जो एग्जांपल्स दिए गए हैं उस एग्जांपल्स को बारीकी से समझना बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। डेफिनेशन क्या कहता है? वांट ऑफ फैक्टर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी to the calculated colligative property of the solute or calculated molecular mass to the observed molecular mass of the solute and it is denoted by I। वांट ऑफ फैक्टर को समझने के लिए हम लोग सबसे पहले यहाँ देखें, जैसा कि अभी आपने डेफिनेशंस में देखा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड ऑब्जर्व प्रॉपर्टी। जो कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है और ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, इसका एक रेशियो है। इस रेशियो के लिए सबसे पहले कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को हम लोग एक बार फिर से याद कर लें। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किसे कहते हैं आपको याद होगा? प्रॉपर्टीज ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन, दैट्स दोज प्रॉपर्टीज of a substance that depends only on the number of particles of non-volatile solute present in the solution but not upon their nature is called colligative property। So कहता है किसी भी सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी डिपेंड्स करती है उसके सॉल्यूट की संख्या पर, यानी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी ऑफ द सॉल्यूट। सॉल्यूट की मात्रा जितना ज़्यादा हम बढ़ाएंगे उतना ही ज़्यादा उस सॉल्यूशन की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी। क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट्स को अगर कम करेंगे तो उस सॉल्यूशन की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी घटती जाएगी। इसके लिए कुछ एग्जांपल्स हम लोग लेते हैं। साल्ट, शुगर, यूरिया, ग्लूकोज, कुछ एसिटिक एसिड, ये सारे सॉल्यूट्स के रूप में हम लोग लेकर देखते हैं क्या रिजल्ट्स आता है। ये जो एग्जांपल्स हम लोगों ने लिए उसके में कुछ प्रॉपर्टीज़ डिसोसिएशन की होगी, कुछ की प्रॉपर्टीज़ एसोसिएशन की होगी, कुछ की प्रॉपर्टी डिसॉल्व करने की होगी। पहला एग्जांपल्स हम लोग यहाँ पे NaCl लेते हैं। NaCl को जो हमारा 1 मोल है, ये NaCl सॉल्यूट हमने लिया, नन वोलाटाइल है, आप भी समझ रहे हैं। इस नन वोलाटाइल सॉल्यूट को जब हम सॉल्वेंट में डालेंगे तो ये क्या होगा? आयोनाइज्ड हो जाएंगे, ये डिकम्पोज कर जाएंगे। इट मीन्स कि ये डिसोसिएट कर जाएगा। डिसोसिएट करके ये क्या देगा? सोडियम आयन देता है और क्या देता है? क्लोराइड आयन देता है। जैसे सपोज कीजिए अभी सोडियम क्लोराइड आपने लिया और कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है, कोई डिसोसिएशन नहीं हो रहा है। इट मीन्स कि टाइम हमारा 0 है। टी अगर अभी हमारा 0 है तो 1 मोल है। मान लिया कि ये 1 मोल है। यहाँ पर आयन टूटेंगे नहीं, ये NaCl डिसोसिएट नहीं होगा, ना सोडियम आयन होगा ना क्लोराइड आयन होगा। इसलिए सोडियम आयन टी समय में T0 जब अगर हमारा है तो क्या होगा? 0 होंगे। और अगर मान लिया उसमें कुछ टाइम दे दिया टी समय में, टी टाइम में क्या होगा? ये NaCl गायब हो जाएंगे, 0 हो जाएगा। और यही चीज़ टूट करके 1 + 1 1 मोल सोडियम आयन बनेगा, 1 मोल क्लोराइड आयन बनेगा। यहाँ पर देखें, जो 1 लिया हम लोगों ने, जिस वक्त कोई इवेंट्स नहीं हो रहा था उस वक्त ये हमारा जो है ये क्या है? कैलकुलेटेड वैल्यू है, या इसको आप कह सकते हो आइडियल वैल्यू कह सकते हो, या इसको कह सकते हो नॉर्मल वैल्यू कह सकते हो। तो नॉर्मल वैल्यू जो हमारा था, जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो कितना है? 1। आफ्टर टी टाइम के बाद ये कितना हो जाता है? 1 + 1 2। दैट्स ये ऑब्जर्व्ड वैल्यू जो आपने ऑब्जर्व किया। इसको देखें, आप इस एक्सपेरिमेंट को देखें। यहाँ पर आपने 1 NaCl लिया, यहाँ पर क्या हो गया? 1 Na आयन 1 Cl आयन। तो ये क्या हो गया? ऑब्जर्व्ड वैल्यू। तो NaCl 1 आपका जो है यहाँ, ये क्या है? कैलकुलेटेड वैल्यू है, और ये क्या है? ऑब्जर्व्ड वैल्यू है। सो कैलकुलेटेड वैल्यू 1, ऑब्जर्व्ड वैल्यू 2, दैट इज। अभी आपने देखा वांट ऑफ फैक्टर का डेफिनेशन में क्या था? वांट ऑफ फैक्टर को कैसे हम डिनोट करते हैं? I से। सो I = ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कितना है आपके पास? 2, और कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है? 1। सो हम कह सकते हैं 2 = 1। 2 = 1, यानी I जो है, I का मान 1 से हमेशा बड़ा होगा। कब होगा? जब
केस हमारा डिसोसिएशन का होगा। अगर सॉल्यूट हमने लिया और इसको हमने सॉल्वेंट में डाल दिया, डालने के बाद वो जब डिसोसिएट करेगा तब उस वक्त आई का मान यानी वॉन हॉफ फैक्टर क्या होगा, आई इज ग्रेटर देन 1। सेकंड एग्जाम्पल्स लेकर देखते हैं हम लोग। ये जो सेकंड एग्जाम्पल्स हमने लिया है वो एसोसिएशन का लिया। यहाँ क्या कर रहे हैं हम लोगों ने, एसिटिक एसिड लिया। इस एसिटिक एसिड को बेंजीन में डाला जाए। जब हम एसिटिक एसिड को बेंजीन में डालते हैं तो क्या देखते हैं, डाइमर हो जाता है, डाइमराइजेशन होता है। डाइमराइजेशन होने के बाद ये क्या देख रहे हैं, यानी एसोसिएट कर जाता है। आप देखिए जब टी हमारा 0 है, कहने का मतलब टी कोई समय नहीं लग रहा है, उस वक्त हमारे पास एसिटिक एसिड 2 मोल है। ये 2 मोल जो हमारा है ये क्या है, कैलकुलेटेड वैल्यू है। ये 2 हमारा क्या है, कैलकुलेटेड है, या कहेंगे नॉर्मल वैल्यू है, या हम कहेंगे आइडियल वैल्यू है। जब हमने इसको बेंजीन में डाल दिया ये क्या बन गया, डाइमर हो गया। डाइमराइजेशन करने के बाद ये क्या हो गया, 2 यहाँ पर क्या हो रहा है, 1 मोल हो रहा है, ये एसोसिएट किया हुआ है। ये 2 क्या है, ये यहाँ पर एसोसिएट किया हुआ है। ऐसे ऐसे 2 मोल आपस में मिलकर क्या हो गए, एसोसिएट कर गए। तो जिस वक्त हमारे पास कोई इवेंट्स नहीं है उस वक्त हमारा कैलकुलेटेड वैल्यू जो है वो कितना है, 2 है, और ऑब्जर्व वैल्यू क्या है, 0 है। अभी चूंकि कोई इवेंट्स इसमें नहीं है। अब टी समय में देखते हैं, अगर कोई टाइम हम टेक करते हैं इसमें तब क्या होगा, ये एसिटिक एसिड हमारा जो 2 मोल्स लिया था ये गायब हो जाएंगे। अब ये 0 हो जाएगा और यही डायमर होकर के ये कितना बन गया, 1 हो गया। तो ये 1 मोल हो जाता है। इट मीन्स कि यहाँ पर क्या हो रहा है, एसोसिएशन हो रहा है, यानी कंबाइंड कर गया। 2 मोल आपस में मिलकर क्या के 1 मोल बन गया। तो यहाँ पर ये 2 हमारा क्या है, कैलकुलेटेड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी शो कर रहा है, और ये क्या है 1 क्या हमारा ऑब्जर्व क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी शो कर रहा है। सो आई अगर लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे, आई इज इक्वल टू ऑब्जर्व क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटेड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। यहाँ हो जाएगा ऑब्जर्व क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, आपने क्या देखा, क्या ऑब्जर्व किया, 1, और कैलकुलेटेड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी क्या है, 2, यानी 1/2 दैट इज हम कह सकते हैं 1 से ये छोटा है यानी हाफ है। तो आई लेस देन 1। 2 चीज़ें हम लोग को यहाँ पर मिलती है। जब डिसोसिएशन, जब कोई सॉल्यूट डिसोसिएट करता है तो वॉन हॉफ फैक्टर 1 से हमेशा बड़ा होगा। जब डिसोसिएशन होता है किसी सॉल्यूट का तो आई का मान हमेशा 1 से ग्रेटर होगा, आई इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द 1। वाइल जब हम एसोसिएशन के केस में देखते हैं, जब कोई सॉल्यूट हम लेते हैं और वो एसोसिएट करता है तो वॉन हॉफ फैक्टर कहता है आई हमेशा 1 से छोटा होगा, जैसा कि आपने इस एक्सपेरिमेंट में देखा, यानी आई लेस देन 1। थर्ड एग्जाम्पल लेकर देखते हैं। यहाँ पे आपने शुगर ले लिया, शुगर की जगह पर यूरिया ले सकते हैं, ग्लूकोज ले सकते हैं। ये सब क्या है, ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ये भी है। यहाँ क्या होगा, व्हेन शुगर एडेड इन वाटर, शुगर कंप्लीटली डिजॉल्व्ड इन वाटर दैट इज सॉल्यूट नॉट डिसोसिएट और एसोसिएट। यहाँ देख रहे हैं इस एग्जाम्पल में कि शुगर हो, यूरिया हो या ग्लूकोज हो, जब इसको हम सॉल्वेंट में डालते हैं, जब हम इसको वाटर में डालते हैं तो शुगर डिसॉल्व कर जाता है, कम्प्लीटली डिसॉल्व कर जाता है। इट मीन्स हम कह सकते हैं सॉल्यूट नॉट डिसोसिएट और एसोसिएट। ना तो यहाँ पर डिसोसिएशन होता है और ना ही एसोसिएशन होता है, इसलिए आई का मान क्या हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। 3 केसेस हम लोग को यहाँ पर देखने को मिले। अब यहाँ पर देखो एक चीज़, इस चार्ट को देखो ध्यान से। अभी आपने देखा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था किसके, क्वांटिटी ऑफ द सॉल्यूट के। उस आधार पर देखो डिसोसिएशन के केस में जब वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीज करेगा। जब हम क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट को इंक्रीज करेंगे तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ेगी, जैसा कि बता रहे हैं हम लोग। क्या बताया अभी, जब क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट को हम बढ़ाएंगे तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होगी, बढ़ेगी। लेकिन इसका मोलर मास क्या हो जाएगा, घट जाएगा। मोलर मास इसका डिक्रीज करेगा, याद रखना। अब डिक्रीज कर रहा है यहाँ पर, इसको समझने के लिए हम कैसे समझेंगे। सपोज कीजिए कि हमने वहाँ पर क्या क्या डिसोसिएशन के केस में आपने एक सब्सटेंस लिया, कोई एक सब्सटेंस को लिया और उसको जब आप वाटर में डाल दिया, सॉल्वेंट में डाला, तो वो वहाँ जाकर क्या हो गया, 2 हो गया। मोलर मास उसका क्या हो गया, डिक्रीज कर गया। इसी तरह से एसोसिएशन के केस में देखेंगे। फिर आप चले आइए वहाँ, जब क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट को हम कम करते हैं
जब हम क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट को कम करते हैं तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की क्या होती है, डिक्रीज कर जाती है, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जब आप सॉल्यूट की क्वांटिटी को बढ़ाएंगे तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ेगी, जब हम सॉल्यूट की क्वांटिटी को कम करेंगे तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कमेगी। अब यहाँ पे इसका मोलर मास क्या हो जाएगा, मोलर मास आपका इंक्रीज कर जाएगा, मोलर मास इंक्रीज कर जाएगा। कैसे इंक्रीज कर गया, आपने दो सब्सटेंस को लिया, दो सब्सटेंस लिया, उसका मोलर मास कुछ और, जैसे ही वो अंदर जाकर एसोसिएट कर जाएगा, कंबाइंड कर जाएगा, मोलर मास उसका क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो इसके आधार पर आप देख रहे हैं ये जस्ट इन्वर्सली है, ये जस्ट यहाँ पर इन्वर्सली है। हम यहाँ से एक डेफिनेशन के तौर पर ऐसे लिख सकते हैं, I इज इक्वल टू कैलकुलेटेड मोलर मास अपॉन ऑब्जर्व्ड मोलर मास, कैलकुलेटेड मोलर मास अपॉन ऑब्जर्व्ड मोलर मास। अब डेफिनेशन को फिर एक बार देखो, वांट हॉफ फैक्टर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी टू द कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ द सॉल्यूट और कैलकुलेटेड मोलर मास टू द ऑब्जर्व्ड मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट एंड इट इज डिनोटेड बाय I। जैसा कि डेफिनेशन में आपको बताया वही चीज हम लोगों ने यहाँ पर क्या देखा, एक्सपेरिमेंट में देखा। सो फिर एक बार रिवाइज करो, I इज इक्वल टू ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, और हम दूसरे शब्दों में इसको ऐसे कहेंगे कि I इज इक्वल टू कैलकुलेटेड मोलर मास अपॉन ऑब्जर्व्ड मोलर मास। अब यहाँ पे ध्यान देना, कहता है कि द वांट ऑफ फैक्टर इज ए मेजर। एक्चुअल में हम कहेंगे कि वांट ऑफ फैक्टर क्या है, एक मेजरमेंट है, एक मेजर है ऑफ द इफेक्ट ऑफ ए सॉल्यूट अपॉन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज सच एज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। सो इसका एप्लीकेशन हम कहाँ करेंगे, इसको अप्लाई कहाँ करेंगे, RLVP रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में। जैसा आपने पढ़ा था RLVP इज इक्वल टू XB, XB यहाँ लिया था हमने, यहाँ क्या करेंगे, वांट ऑफ फैक्टर I लगा दिए, एक फार्मूला आपका बन गया RLVP इज इक्वल टू IXB। इसी तरह से यहाँ पर देखेंगे ये TB क्या है, डेल्टा TB जो हम लोग शो कर रहे हैं ये क्या है, ये एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट बराबर आपने पढ़ा था KBM। हम यहाँ क्या करेंगे, वांट ऑफ फैक्टर I ऐड कर देंगे तो डेल्टा TB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, IKBM हो जाएगा। थर्ड पॉइंट देखेंगे डेल्टा TF, ये क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के लिए आपने पढ़ा था KFM। तो यहाँ क्या करेंगे, वांट ऑफ फैक्टर ऐड कर देंगे, I ऐड कर देंगे। सो और थर्ड है ऑस्मोटिक प्रेशर, पाई इज इक्वल टू ICRT। पाई बराबर हम लोग ने ऑस्मोटिक प्रेशर में पढ़ा था CRT, यहाँ पर क्या करेंगे, वांट ऑफ फैक्टर यूज कर देंगे। तो ये वांट ऑफ फैक्टर लगाकर हम क्या करते हैं, इसको अप्लाई करते हैं और इससे आसानी से आप कैलकुलेट कर लोगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ध्यान से अगर सुनोगे, ध्यान से अगर इसको देखोगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा और बहुत सारे ऑब्जेक्टिव तुम्हारे इससे बन जाएंगे। ठीक है, कहीं पे कोई भी प्रॉब्लम है तो बोलो। Thanks.